यहाँ क्या करने आई है? चली जा यहाँ से। अभी अभी मैंने अपने चाँद से लल्ला को जन्म दिया है। तेरी मनहूस परछाई पड़ी तो कोई अपशगुन न हो जाए, बांझ कहीं की। बेचारी रानी जहां भी जाती लोग उसे बांझ और मनहूस कहकर ताने देते। दुख से टूटकर वह हमेशा अकेली रहती और भगवान से अपनी किस्मत का शिकवा करती रहती। हे भगवान, तूने मुझे बांझ क्यों बनाया? सबके बछड़े होते हैं, सब अपनी औलाद से कितना प्यार करते हैं। बता मैं किससे प्यार करूं? अब तो लोग मुझे अपने बछड़ों के साए से भी दूर रखते हैं। क्या मेरी किस्मत में अकेले ही रहना लिखा है? मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुमने फिर भी बेटी को ही जन्म दिया। मुझे किसी भी हाल में ये बच्ची नहीं चाहिए। हम इसे घर नहीं रख सकते। ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा खून है। बेटा या बेटी तो भगवान की देन है। इसमें मेरा या इस मासूम जान का क्या कसूर? भगवान के लिए ऐसा ना कहो, ये हमारी औलाद है। नहीं, ये बेटी मेरे किसी काम की नहीं। जब किसी को यह पता चलेगा कि प्रकाश के घर बेटी हुई है तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं इसे मार डालूंगा। प्रकाश मधु की एक नहीं सुनता और उस नन्ही परी को जंगल की नदी में फेंकने चल पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह उस बच्ची को नदी के किनारे रखकर ही वापस चला जाता है। रानी जंगल में नदी के किनारे पानी पीने गई। वहां उसने एक छोटी सी नवजात बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची की सिसकियों ने रानी का दिल हिला दिया। वह घबराकर उसके पास दौड़ी और प्यार से कहने लगी, इतनी बारिश में इस मासूम को यहाँ कौन जालिम छोड़ गया है? ऐ भगवान, जो लोग अपनी औलाद को पालना ही होता तो वो इन्हें पैदा ही क्यों करते हैं? और मुझे देखो, कब से मैं भगवान से औलाद मांग रही हूँ, वो मुझे औलाद नहीं देता। तू रो मत मेरी बच्ची, आज से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। रानी उस मासूम को लेकर अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो बच्ची रोना शुरू कर देती है। रानी उसका रोना सुनकर बहुत परेशान होती है और कहती है, ये बच्ची इतना क्यों रो रही है? लगता है इसे बहुत भूख लगी है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा दूध पिला देती हूँ। रानी उसे दूध पिलाकर सुला देती है। फिर वह भगवान का शुक्र अदा करती है और कहती है, हे भगवान, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस बांझ को औलाद दे दी। अब मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करूँगी। बस तू मेरी बेटी को मुझसे कभी दूर मत करना। बस ऐसे ही 17 साल बीत जाते हैं। माया अब बड़ी हो गई थी। वह अक्सर अपनी माँ से बहुत प्यार करती और रानी माँ की तो जान ही माया में बसती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। एक दिन माया अपनी माँ से कुछ पूछने लगी। माँ, क्या मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ? मेरा मतलब, माँ, तुम तो एक गाय हो और मैं तो इंसान हूँ। फिर तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? ये सुनकर रानी माँ बहुत उदास हो जाती हैं और बड़े प्यार से माया से कहती हैं, माया, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता बेटी। मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी सगी बेटी है। मैंने ही तुझे जन्म दिया है। ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखा। मुझे माफ कर दो माँ। मैं आगे से ऐसी बात नहीं करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम ही मेरी सगी माँ हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माया अपनी रानी माँ से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहती थी। कुछ दिनों बाद रानी माँ की तबीयत और भी खराब हो गई। खाने के लिए घास भी खत्म हो चुकी थी। माया को अपनी माँ की हालत पर बहुत रहम आया और वह उनसे कहने लगी, मैं जंगल जा रही हूँ तुम्हारे लिए घास और खाने का सामान लेने। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? और वैसे भी कुछ लकड़ियां भी ले आऊंगी। रात को ठंड बढ़ जाती है, हमें आग जलानी होगी। नहीं बेटी, मैं तुझे अकेली नहीं जाने दूंगी।
जंगल बहुत बड़ा है और वहाँ तरह तरह के जानवर होते हैं जो तुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। जरा मेरी हालत बेहतर हो जाए, फिर मैं खुद ही तेरे साथ चलूंगी। रानी माँ, बेटी, तू हमेशा मेरी इतनी फिक्र करती रहती है। अपनी हालत तो देख। तू आराम कर, मैं जल्दी से जंगल होकर आ जाऊंगी। तू मेरी चिंता मत कर। माया अकेली ही जंगल चली जाती है। वह कुछ घास इकट्ठा करती है। तभी वहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो उससे कहती है, बेटी, इतने घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें अकेले क्यों आने दिया? बेटी, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो। मेरे पिता नहीं है, मेरी सिर्फ माँ है। मेरी माँ एक गाय है। वह कुछ दिनों से बीमार है। मैं उसके लिए घास लेने आई हूँ। उसने कल से कुछ नहीं खाया। सोचा मैं अकेली ही चली जाऊं। इसीलिए मैं अकेली आई हूँ, वरना वह मुझे अकेले जाने नहीं देती। वो औरत माया की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई। रात ढलने लगी तो उसने माया से कहा कि वह उसे घर छोड़ देगी और साथ ही उसकी रानी माँ से भी मिल लेगी। दोनों माया के घर की तरफ चल पड़ी। शाम काफी ढल चुकी थी। रानी माँ को अब माया की बहुत चिंता हो रही थी। वह घर के बाहर आकर उसका इंतजार करने लगी। बीमारी की वजह से बहुत थक गई तो अंदर जाकर कहने लगी, मैंने माया को कितना मना किया था कि वह अकेली जंगल न जाए। देखो, अब कितनी रात हो गई है। मुझे उसकी चिंता खाए जा रही है। हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी से वापस घर भेज दो। यह तो सिर्फ तू और मैं ही जानते हैं कि वह मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं तो बांझ हूँ। मुझे तो वह 17 साल पहले जंगल में नदी के किनारे मिली थी। तब से मैंने ही उसे पाला है। मैं ही उसकी माँ हूँ। बस उसे जल्दी से वापस भेज दो। बाहर खड़ी मधु और माया उसकी बातें सुन लेती हैं और बहुत हैरान हो जाती हैं। अंदर आकर मधु रानी माँ से कहने लगी, क्या तुम्हें माया 17 साल पहले जंगल की नदी के पार मिली थी? भगवान के लिए सच बोलो रानी, तुम्हें भगवान का वास्ता है। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। आज झूठ मत बोलना। हाँ, यह सच है कि माया मेरी सगी बेटी नहीं है। यह मुझे 17 साल पहले नदी किनारे मिली थी। यह बहुत रो रही थी। फिर मैं इसे यहाँ ले आई। मैंने ही इसे पाला है और मैं ही इसकी माँ हूँ और यह मेरी बेटी है। मैं ही माया की माँ हूँ। यह मेरी बेटी है। आज से 17 साल पहले मेरा पति इसे पैदा होते ही जंगल की नदी के किनारे मरने के लिए छोड़ आया था। मैं तब से इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही हूँ। शुक्र है भगवान का, आज मुझे मेरी बेटी मिल गई है। माया रानी माँ की बातें सुनकर बहुत रोने लगती है और कहती है, रानी माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? मैं आपसे अक्सर पूछती थी, पर आपने हमेशा मुझसे झूठ ही बोला। रानी माँ, मैंने आप पर हमेशा बहुत भरोसा किया, पर आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ के साथ जा रही हूँ। मत जाओ माया बेटी। जो इंसान तुम्हें नन्ही सी जान को जंगल में नदी किनारे छोड़ सकता है, वह तुम्हें अब भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी बेटी, मैं तुमसे जुदा होकर मर जाऊंगी। रानी माँ मधु को और उसकी माँ को बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर माया अपनी असली माँ के साथ चली जाती है। पीछे रह गई माँ का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। उसने माया को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसकी परवरिश अपनी औलाद से बढ़कर की थी। उसके लिए माया ही उसकी दुनिया थी और आज वही दुनिया उससे दूर जा रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मुझे बांझ बनाया। मैं औलाद को तरसती रही। सबने मुझे बहुत ताने दिए, मुझे मनहूस कहा। मैंने वो सब बर्दाश्त किया। फिर तूने मेरी जिंदगी में माया को भेजा। मैंने माँ से बढ़कर उसे पाला, उसे मोहब्बत दी। फिर आज वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तू ही मुझे बता, क्या पालने वाली माँ की कोई हैसियत नहीं? माया अपने घर आकर बहुत खुश थी।
उसकी माँ को भी अपनी बेटी 17 साल बाद मिली थी। उसका पिता, जो कि एक बुरा इंसान था, माया को देखकर सोचने लगा, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत और जवान है। अगर इसकी शादी गांव के सेठ से करवा दूं तो वह मुझे बहुत सारे पैसे देगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह प्रकाश गांव के सेठ के पास जाता है और उससे सारी बात करता है। सेठ उसकी बात खुशी खुशी मान जाता है। अगली सुबह वह माया से बहुत प्यार से कहता है, माया बेटी, मुझे तुम्हें बाजार ले जाना है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिला दूंगा और तुम्हारी माँ और घर के लिए भी कुछ खरीदारी करनी है। वह माया को बातों में लगाकर उस सेठ को दे आता है। बदले में सेठ उसे काफी पैसे देता है। सेठ माया की खूबसूरती और जवानी देखकर हैरान हो जाता है। माया यह सब देखकर बहुत ज्यादा रोती है। उसे अब अपनी रानी माँ की याद सताने लगी। रानी माँ ने ठीक ही कहा था कि जो इंसान तुम्हें पैदा होते ही जंगल में नदी किनारे छोड़कर आ सकता है, वह तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मेरी रानी माँ ने कितने साल मेरी हिफाजत की, कभी मुझ पर कोई आंच नहीं आने दी। और देखो, मेरे सगे पिता ने मुझे बेच दिया। मुझे माफ कर दो रानी माँ। रानी माँ माया से जुदाई की वजह से गम में बीमार हो गई थी। वह जंगल जंगल माया को ढूंढती फिरती। कभी बेचारी घर के बाहर उसका इंतजार करती, मगर माया वापस नहीं आई। शाम को मधु अपने पति से माया के बारे में पूछती है तो वह कहता है, माया बिल्कुल वही है जहां उसको होना चाहिए। मैं उसे सेठ को बेच आया हूं, जल्द ही वह उससे शादी कर लेगा। उसने मुझे काफी पैसे भी दिए हैं। देखो, उन पैसों से हमारे हालात बदल जाएंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे अब भूल जाओ। यह सुनकर मधु बेचारी बहुत ज्यादा रोती है और सीधे सेठ के पास जाती है, लेकिन सेठ उसे माया की वापसी के लिए मना कर देता है। माया बैठी बहुत रो रही थी। वह तो बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। सेठ उसके पास आता है और उससे कहता है, रो मत माया, 2 से 3 दिन में हमारी शादी है। फिर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और इस हवेली की सेठानी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बाकी सब तुम भूल जाओ। इतना सुनते ही माया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह किसी भी तरह उस बूढ़े सेठ से शादी नहीं करना चाहती थी। वह वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। मधु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रानी माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। उधर माया मौका पाकर सेठ की हवेली से भाग जाती है। सेठ को जब माया के भागने की खबर मिलती है तो वह उसे ढूंढने जंगल में जाता है। माया थक कर एक जगह आराम करती है। वह सुकून की सांस ले ही रही थी कि अचानक वहां सेठ और माया का पिता आ जाते हैं। तो तुम जहां भी भाग लो, हम तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। चलो, अब उठो और मेरे साथ चलो। 2 से 3 दिन में हमारी शादी है। मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा। वे जबरदस्ती माया को साथ ले जाना चाहते हैं। माया बहुत ज्यादा डर जाती है कि अचानक रानी माँ वहां पुलिस को लेकर आ जाती हैं। यही वो दरिंदे हैं, इन्हें पकड़ लें इंस्पेक्टर साहब। ये मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इन्हें ले जाएं और सख्त सजा दें। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाती है। जान में जान आती है। वह रानी माँ से बहुत प्यार करती है और कहती है, मुझे माफ कर दो रानी माँ। मैंने तुम्हारा कहना न मानकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे अब समझ आ गया है कि जन्म देने वाली से ज्यादा हक पालने वाली माँ का होता है। तुम ही मेरी असली माँ हो। माया अपनी दोनों माँओं को लेकर अपने घर चली जाती है। वहां वह तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।